Hello everyone, welcome to lecture number 17 on our CSAT mathematics series. In today's lecture we are going to cover a very important topic which is data sufficiency. So this is a category of question जो there are some years जहाँ पे 10-10 12-12 questions आए हैं एक particular CSAT paper में from this topic, and there are some years जहाँ पे 1 or 2 questions we have seen. So CSAT is all about unpredictability, so this is something that you should keep in mind, and this covers topic and concepts from every different domain from mathematics. So what is the category of questions, इनको approach कैसे करना है और इन questions का general format क्या होता है, today we are going to look at that, and then so directly we will jump on to do the past year questions. उसी के थ्रू ही हमारी जो practice है वो proper इन topics की हो जाएगी, ठीक है. So let's get started with today's lecture. So before doing the previous one, let's discuss what is the typical type of the question, कि question यहाँ पे किस तरीके के होते हैं, ठीक है. So basically होता क्या है, so there is some statement that is given to you, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे there is something which is given to you, a 5-storied building with floors from 1 to 5 is painted using 4 different colors and only one color is used to paint a floor. So आपको कुछ background information दी जाएगी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है. उसके बाद based on that you will be given 2-3 statements, ठीक है. So यहाँ पे हमें 2-3 statements दिए हुए हैं जैसे कि the middle 3 floors are painted in different colors, the second and the 4th floor are painted in different colors, and the 1st and 5th floor are painted red. ये 3 statements आपको दे दिए. And then what is the question? To ensure that any 2 consecutive floors have different colors. So अब आपसे या तो एक question पूछा जाएगा या तो एक statement दी जाएगी. अब जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर मुझे इंश्योर करना है कि कोई भी 2 फ्लोर्स जो लगातार एक के बाद एक हैं जैसे 1-2 या 2-3 इस तरीके से, आई हैव टू इंश्योर दैट नो 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव द सेम कलर. सो बेसिकली दो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स में डिफरेंट कलर्स होने चाहिए. सो ये इंश्योर करने के लिए मुझे कौन सी स्टेटमेंट इज इनफ, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन होगा. सो ऑप्शंस में हम देख रहे हैं ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ओनली 3 इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 अलॉन्ग विद स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, statement 3 is not sufficient but statement 3 along with statement 2 is sufficient. So basically ये background information है, ये कुछ statements हैं और ये question है. इस question का आंसर देने के लिए कौन सी statements enough है, कौन सी statement अगर आपको पता हो तो वो काफ़ी है. इस तरीके का फॉर्मेट होता है, ठीक है. सो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, पहले सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे. क्या फर्स्ट स्टेटमेंट अगर सिर्फ मुझे पता हो तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी. इफ़ येस देन वी विल से ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट. सिमिलरली हम तीनों को इंडिविजुअली चेक करेंगे. फिर क्या होता है, फिर आप ग्रुप्स में चेक करते हो कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट साथ में दिए हुए हैं तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी, ठीक है. सो विच 2-3 वी हैव टू लुक टुगेदर, दैट यूजुअली वी टेक अ हिंट from the options. जैसे यहाँ पे क्या है, statement 1 is not sufficient but statement 1 along with 2. So फिर मैं क्या करूँगी, 1 और 2 को साथ में अगर दोनों true हैं तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँगी. Similarly 4th option says statement 3 along with 2. So 2 और 3 को साथ में अगर मैं क्लब करके चेक कर रही हूँ तो क्या मेरी स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है मैं इसका आंसर दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी. दिस इज़ द क्वेश्चन. एंड नोट दैट ये जो क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स, ठीक है. ये मुझे इंश्योर करना है. बट काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है जिसका आंसर येस और नो होगा. मान लो कि आपको 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं और आपसे बोला है कि आर दीज 2 इंटीजर्स ऑड और इवन. So when I say that we have to answer the question, that does not mean our answer has to be yes. हमारा आंसर no भी हो सकता है कि नहीं, definitely by using whatever statement हमारा आंसर no होगा, ठीक है. So हमारा आंसर yes और no depending on the situation हो सकता है, but it's just that कि कौन सी statement का use करके मैं एक sure आंसर दे पाऊँगी वो हमें बताना होता है इस टाइप के questions में, ठीक है. So this is generally how it goes. So अब जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे then you will understand what I am trying to say. Okay, so let's do this question first. Okay, all right. So अब हमें जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. ओके, सो
a 5-storied building with floors 1 to 5 is painted using 4 different colors. So एक 5 story building है जिसमें floors हैं 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 floors हैं and these are painted using 4 different colors. So 4 different colors हैं हमारे पास, ठीक है. एंड ओनली 1 कलर इज़ यूज टू पेंट अ फ्लोर. सो कोई भी एक फ्लोर होगा उसमें पूरे फ्लोर में एक ही पेंट होगा, ठीक है. सो जैसे मान लो कि 1 में हो गया रेड, सेकेंड फ्लोर पे हो गया ग्रीन, इस तरीके से कलर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट होंगे. अब मुझे क्या दिया हुआ है, अब मुझे क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर देना है. क्वेश्चन क्या है, एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर्स. सो कोई भी 2 लगातार जो फ्लोर्स हैं उनमें मुझे डिफरेंट कलर चाहिए, ठीक है. उनमें मुझे अगर डिफरेंट कलर चाहिए देन विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज इनफ, ठीक है. सो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हर फ्लोर में जो कलर है, जो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैं उनमें जो कलर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है. सो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स में मुझे डिफरेंट कलर चाहिए. ओके, तो ठीक है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव. आई वॉन्ट डिफरेंट कलर्स फॉर कंसेक्यूटिव फ्लोर्स. अब मुझे क्या दिया हुआ है, सपोज मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स. सो ये बीच के 3 फ्लोर्स जो हैं ये अलग अलग कलर से पेंटेड हैं, ठीक है. सो लेट्स से जो ये 4 डिफरेंट कलर्स हैं हमारे क्या हो गए, लेट्स से रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, ठीक है. मान लो ये हमारे 4 कलर्स हैं, ठीक है. सो और हमें क्या दिया हुआ है कि बीच के 3 फ्लोर डिफरेंट कलर से पेंटेड है. सो लेट्स से रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है. और मुझे पता है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 4 कलर्स हैं, ठीक है. सो नाउ आई हैव टू इंश्योर कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैं वहाँ पे डिफरेंट कलर होना चाहिए. बट अब यहाँ पे देखो 3 कलर तो यूज़ हो गए और इस पूरी बिल्डिंग में 4 ही कलर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है. सो कोई ना कोई कलर तो एक बार ही रिपीट होना पड़ेगा, राइट. सो हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास ब्लू हो जाए और यहाँ पे येलो हो जाए. दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज अगर ऐसा हो तो मेरी बिल्डिंग में 4 ही कलर्स हैं, राइट. और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी इंश्योर होती है कि बीच के 3 जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है. सो ये मैं इंश्योर नहीं कर सकती जस्ट बाय यूजिंग फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट. बिकॉज आई कैन हैव सच अ सिचुएशन जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर ब्लू, सेकेंड फ्लोर ब्लू, थर्ड ग्रीन, फोर्थ रेड एंड 5th येलो. तो ये जो 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैं यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, सेम कलर्स हो गए, राइट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट अकेला इज नॉट इनफ फॉर मी टू आंसर दिस, राइट. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्लियर हो गया, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलती है. सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है द सेकेंड एंड फोर्थ फ्लोर आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है. सो सेकेंड फ्लोर और जो फोर्थ फ्लोर है, सो सेकेंड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर जो है दे आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर्स. सो मान लो दिस इज रेड एंड लेट्स से दिस इज ग्रीन, ठीक है. सो रेड और ग्रीन, कैन दिस इंश्योर कि सारे के सारे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैं उनमें डिफरेंट कलर होगा, राइट. सो मान लो ये 2 डिफरेंट कलर्स हो गए. अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि यहाँ पे फिर से रेड लगा दूँ और फिर यहाँ पे ब्लू लगा दूँ और यहाँ पे येलो लगा दूँ, राइट. सो मेरे सेकेंड और फोर्थ तो अलग अलग कलर्स हैं, बट मेरे ये 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैं जहाँ पे मेरा सेम कलर आ रहा है. सो इवन द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट. तो मेरा सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो नॉट इनफ टू आंसर दिस, राइट. क्योंकि मैं श्योर होके नहीं बोल पाऊंगी कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स में डिफरेंट कलर्स है, ठीक है. अब मेरा थर्ड ऑप्शन में देखती हूँ, ठीक है. सो हमने फर्स्ट ऑप्शन क्लियर कर दिया, सेकेंड ऑप्शन क्लियर कर दिया. अब हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, ठीक है. सो व्हाट डज द थर्ड ऑप्शन से, थर्ड ऑप्शन सेज द फर्स्ट एंड 5th फ्लोर आर पेंटेड रेड. सो जो पहला और जो हमारा 5वां फ्लोर है दे आर पेंटेड रेड. सो फर्स्ट एंड 5th फ्लोर आर पेंटेड रेड. सो दिस इज ऑल्सो रेड एंड दिस इज ऑल्सो रेड, ठीक है. और मुझे क्या पता है कि मेरी पूरी बिल्डिंग में 4 डिफरेंट कलर्स तो यूज़ होने ही हैं, राइट. सो ये दोनों तो एक ही कलर हुआ रेड. तो अब मुझे बाकी 3 कलर्स यूज़ करने हैं तो मुझे ये तीनों फ्लोर में अलग अलग कलर देना पड़ेगा, राइट. सो वो कलर मान लो हो गया ब्लू, ग्रीन एंड येलो, राइट. सो जस्ट टू इंश्योर कि आई हैव द बिल्डिंग शुड हैव 4 कलर्स और पहला और आखिरी फ्लोर पे आप रेड लगा चुके हो. सो बीच के जो भी 3 फ्लोर्स हैं उनमें अलग अलग कलर ही होगा.
और अब अगर आप देखो कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैं, 1 2 ले लो रेड ब्लू, 2 3 ले लो ब्लू ग्रीन, 3 4 ले लो ग्रीन येलो, 4 5 ले लो येलो रेड, ठीक है। सो ये सारे कंसेक्यूटिव फ्लोर्स में अलग कलर है, राइट। सो अगर किसी ने मुझे ये स्टेटमेंट दे दी, सो देन आई कैन फॉर श्योर से कि हाँ यस आपके कंसेक्यूटिव फ्लोर्स जो है वो डिफरेंट कलर के होंगे, राइट। सो स्टेटमेंट 3 इज इनफ फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। सो दैट इज वाई द ऑप्शन इज बी, विच इज ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशियंट, कि सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दो और ये स्टेटमेंट किसी ने मुझे दे दी तो मैं इस क्वेश्चन का आराम से आंसर दे पाऊंगी, ठीक है। सो दिस इज जनरली हाउ वी गो अबाउट सॉल्विंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। सो अभी आपने पैटर्न भी समझ लिया है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट होगा, 3-4 स्टेटमेंट्स होंगे, एक क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आपको देना होगा और फिर स्टेटमेंट्स के हिसाब से बताना होगा कि विच स्टेटमेंट इज इनफ। अगर इंडिविजुअली दे आर नॉट इनफ तो आप 2 स्टेटमेंट या तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। सो दिस इज द जनरल पैटर्न, ओके। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम, ओके। ऑल राइट, ओके। So this was asked in CSAT 2019. Consider 2 statements S1 and S2 followed by a question. So ये 2 statements हैं, ये हमारा question है और ये हमारे option है कि first statement alone is enough, second statement alone is enough, both statement taken together are not enough, both statement are necessary to answer this question, ठीक है। So हम individually क्या करेंगे, पहले S1 के बारे में देखेंगे, फिर S2 के बारे में देखेंगे और अगर तब भी हमारा आंसर नहीं बनता है तो हम दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हमारी स्टेटमेंट्स देखते हैं। P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। सो P एंड Q प्राइम नंबर्स हो गए, ओके। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। व्हाट इज माय सेकंड स्टेटमेंट? P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर, P प्लस Q इज ऑड। ये 2 स्टेटमेंट हो गए और मेरा क्वेश्चन क्या है, इज P Q एन ऑड इंटीजर? सो P इंटू Q, is it an odd integer? Odd integer, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर मुझे जवाब देना है, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो येस या नो कुछ भी हो सकता है, राइट। बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसका आप आंसर शॉर्ट तरीके से दे पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि यार देयर आर सम वैल्यूज फॉर विच इट इज ऑड, फॉर सम वैल्यूज इट इज इवन। इस तरीके से यू शुड नॉट बी इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम पहली स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, P एंड Q आर बोथ प्राइम। सो P एंड Q आर बोथ प्राइम। सो लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। सो 2 इज अ प्राइम नंबर, राइट, एंड Q लेट्स से 3। सो P एंड Q आर प्राइम। सो दिस इज P एंड दिस इज Q, ठीक है। सो ये दोनों प्राइम नंबर है। सो यूजिंग दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज PQ? PQ इज एन ऑड इंटीजर। इज PQ एन ऑड इंटीजर? सो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 6 एंड 6 इज नॉट अ ऑड इंटीजर। सो मेरे पास क्या आ गया, एक इवन इंटीजर आ गया, राइट। बट अब क्या ऐसा भी कोई एग्जाम्पल है? अब हो सकता है कि P इंटू क्यू हमेशा ही इवन आए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, PQ इज नॉट एन ऑड इंटीजर। बट अगर मैंने एक ऐसा भी एग्जाम्पल दिखा दिया जहाँ पे ये ऑड भी आ रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि यार हम वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि ऑड आता है या इवन आता है। फिर हमारी स्टेटमेंट 1 जो हो वो दैट विल नॉट बी इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। So for example, let's take an example, let's say 3 and 5, right? So these two are also prime numbers. If you use these two numbers, ये आपके prime numbers हैं, आप इनको multiply करोगे, then what do you get? 15, right? And 15 is an odd integer, right? So if someone gives me this statement, इस statement के हिसाब से मेरा जो PQ है वो odd भी हो सकता है और even भी हो सकता है, right? So ये वाली statement is not enough for me to answer whether PQ is odd or not, right? So statement 1 alone is not enough, ठीक है। So that is one thing. अब हमारी statement 1 is not enough, अब हम statement 2 पे जाते हैं कि statement 2 जो है वो हमें क्या आंसर देती है, ठीक है। So statement 2 क्या बोलती है कि statement 2 says कि P plus Q is an odd integer, ठीक है। So P plus Q is an odd integer. ऑल राइट। सो P एंड Q का सम जो है एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। अब आप ये देखो कि कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो P एंड Q, ठीक है, इन दोनों का जो सम है दैट इज ऑड,
ठीक है। तो अगर P, मान लो P एंड Q दोनों इवन नंबर हैं, ठीक है, अगर P और Q इवन नंबर है, सम ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर, सो P Q दोनों इवन नहीं हो सकते, राइट। एंड P एंड Q दोनों अगर ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स जैसे कि 3 एंड 5, इन दोनों को, दो ऑड नंबर्स को भी आप ऐड करो तो आपका इवन नंबर आता है, राइट। सो ना तो दोनों इवन हो सकते हैं, ना तो दोनों ऑड हो सकते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो एक ऑड हो एक इवन हो, राइट। सो वन हैज़ टू बी इवन एंड वन हैज़ टू बी ऑड, देन ओनली द सम विल बी अ ऑड नंबर, राइट। तो मेरे पास एक नंबर इवन होना चाहिए, एक नंबर ऑड होना चाहिए, राइट। ठीक है, चलो दिस इज़ इनफ, ठीक है। अब मुझे ये स्टेटमेंट जो दी हुई है इसके हिसाब से बताना है व्हाट इज़ पी क्यू। सो पी इंटू क्यू, वेदर इट इज़ एन ऑड इंटीजर और एन इवन इंटीजर। सो जब भी आप एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा इवन आएगा, राइट। सो आप चाहे मान लो कि 3 इंटू 2 कर लो तो 6 आएगा, 3 इंटू 4 कर लो तो 12 आएगा, राइट। सो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। अब सिमिलरली दो अगर ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 5, दिस इज नथिंग बट 15, राइट। सो मेरा हर केस में क्या आएगा, ये इवन नंबर। So is PQ an odd integer? So I can definitely say that no, PQ will not be an odd integer ever if this is given, ठीक है। So मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पाई और इस क्वेश्चन का मेरा आंसर था no, right? So using statement 2 I was able to answer this question definitively and that is why only statement 2 is enough, ठीक है। सिर्फ statement 2 अगर मुझे किसी ने दी हुई है तो that is enough for me to answer this question, ठीक है। So that is how we will go about it, okay. So first you check statement 1, then you check statement 2. अगर statement 2 के बाद भी हमारा नहीं आता आंसर, या that this if this would not have been enough, हम ये दोनों statement एक साथ use करते to answer this particular question, ठीक है। So I hope this is clear and we can move ahead. Let's do another problem. Okay. So this was asked in CSAT 2020. Two statements S1 and S2 are given below, followed by a question, ठीक है। So statement 1 है, statement 2 है और फिर एक question है, ठीक है। So what is statement 1? Statement 1 says there are not more than 2 figures on any page of a 51 page book, ठीक है। So एक 51 page book है, 51 page की book है, ठीक है। और हमें क्या बोला है, देर आर नॉट मोर देन 2 figures ऑन एनी पेज ऑफ अ 51 पेज बुक। सो मान फिगर्स मतलब ड्राइंग्स हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी एक पेज पे 2 से ज़्यादा फिगर्स नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट समझ लिया कि 51 पेज बुक है और किसी भी एक पेज पे 2 से ज़्यादा फिगर्स नहीं है। व्हाट इज स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 सेज देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, कि हर एक पेज पे एटलीस्ट एक फिगर तो है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन दैट बुक, ठीक है। कि कोई भी जो बुक है जिसके बारे में बात हो रही है, क्या उसमें 100 से ज़्यादा फिगर्स या डायग्राम्स हैं, ठीक है। सो अब हमें पता करना है विच स्टेटमेंट इज़ इनफ, कि आप S1 यूज़ कर रहे हो अलोन या S2 या दोनों साथ में, या तो फिर दोनों साथ में भी इज़ नॉट इनफ, ठीक है। ओके, ऑल राइट। सो पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 के बारे में देखते हैं। स्टेटमेंट, सो लेट x बी द नंबर ऑफ फिगर्स, नंबर ऑफ फिगर्स in the book. So in the book x is let's say the number of figures in the book, आपकी बुक में कितने फिगर्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बुक है 51 पेज की और हर एक पेज पे 2 से ज़्यादा फिगर्स नहीं है, तो आपके मैक्सिमम फिगर्स कितने हो गए कि हर एक पेज पे ही फिगर हो। सो आपके मैक्सिमम फिगर्स क्या हो गए, x is less than or equal to what, 51 times 2, right, which is nothing but 102, right। सो हर पेज पे 2 फिगर्स है और 51 पेज की बुक है। सो दिस इज 100 इंटू 102 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिगर्स, ठीक है।
बट क्या इस स्टेटमेंट का यूज करके आप बता सकते हो कि देयर आर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक? सो द आंसर कुड बी येस ऑल्सो और नो ऑल्सो. क्या पता बुक में 101 फिगर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बुक में 99 फिगर्स हैं, राइट? सो मैं सिर्फ इसका यूज करके इस स्टेटमेंट का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगी. सो S1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे गए. दूसरे स्टेटमेंट क्या बोलती है? देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, कि हर पेज पे कम से कम एक फिगर तो है. बट हमें ये देखना है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ना, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं. देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, बट मुझे ये नहीं पता कि मेरी बुक में कितने पेज हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे पता था मेरी बुक में 51 पेजेस है. दूसरे स्टेटमेंट में तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरी बुक में कितने पेजेस हैं, राइट? सो हर पेज पे कम से कम एक फिगर है. बट अगर अनलेस समवन सेज कि आपकी किताब 100 पेज की है, अगर किसी ने बोला होता कि 100 पेज की है, तो मेरा आंसर हो जाता कि येस, हाँ मेरी बुक में 100 से ज़्यादा फिगर्स हैं. बट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पेजेस. मेरी बुक 10 पेजेस की भी हो सकती है, 12 की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है. सो आई कैन नॉट से वेदर माई बुक हैज़ मोर देन 100 फिगर्स और नॉट. ठीक है, सो स्टेटमेंट 2 अलोन इज ऑल्सो नॉट इनफ फॉर मी टू आंसर. सो स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब हमारा दूसरा टास्क क्या आता है कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट फेल हो गए हैं, अब दोनों को कंबाइन करो और फिर देखो विच इज़ इनफ. ठीक है, सो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स का एक साथ यूज़ करना है. तो एक साथ यूज़ करना है तो मुझे पता चल गया कि मेरी बुक में क्या है, 51 पेजेस हैं. ठीक है, क्योंकि अब दोनों को साथ में यूज़ करना है. सो x इज़ लेस दैन 102 यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड मुझे पता है कि देर इज़ एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज. तो 51 पेज की बुक है, तो एटलीस्ट x की वैल्यू जो है 51 तो होगी ही होगी, राइट? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स का यूज़ करके मैं ये बता पाई हूँ. ठीक है, बट दिस ऑल्सो डजेंट टेल मी कि मेरी बुक में 100 फिगर्स हैं या नहीं है. वो 51 से बड़े हैं, 102 से छोटे हैं, बट बीच में कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी 101 और 99, राइट? सो इवन व्हेन आई कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट्स, आई कैन नॉट से फॉर श्योर वेदर माई बुक हैज़ मोर देन 100 फिगर्स और नॉट. ठीक है, सो they together are also not sufficient to answer this question, and this is my answer, right? कि हम दोनों को एक साथ हमने यूज़ किया और फिर भी हम जो है आंसर नहीं दे पाए. ठीक है, सो सी इज़ माई आंसर. सो हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट्स काम ना करें और साथ में भी दे आर नॉट इनफ टू आंसर योर क्वेश्चन. ठीक है, सो या ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम लाइक दिस ओनली. ओके, ऑल राइट. ठीक है, ओके, सो अभी हम पूरा पैटर्न समझ गए होंगे कि, तो अब हम थोड़ा क्विकली वी विल स्टार्ट प्रोसीडिंग. ठीक है, नाउ आई डोंट नीड टू स्पेंड एनी मोर टाइम इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड द पैटर्न. ठीक है, सो 3 स्टेटमेंट्स हैं. पहले क्या दिया हुआ है, C इज़ यंगर दैन D बट ओल्डर दैन A एंड B. सो कुछ लोग हैं, उनके बारे में बातें हो रही हैं और उनकी एज के रिलेशन में चीज़ें बताई जा रही हैं. ठीक है, C इज़ यंगर दैन D. ठीक है, C जो है छोटा है D से, सो C इज़ यंगर दैन D. सो लेस देन साइन मीन्स उनकी एज छोटी है. ठीक है, C इज़ यंगर दैन D बट C इज़ ओल्डर दैन A एंड B. बट C जो है वो बड़ा है किससे, A एंड B से. ठीक है, और A और B का आपस में क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने A और B को ऊपर नीचे रख दिया. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट माय फर्स्ट स्टेटमेंट टेल्स मी. ओके, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है मुझे, D इज़ द ओल्डेस्ट. सो D जो है उनकी एज सबसे बड़ी है. ठीक है, ठीक है, सो दिस इज माई सेकेंड स्टेटमेंट. वॉट इज माई थर्ड स्टेटमेंट? माई थर्ड स्टेटमेंट सेज A इज ओल्डर दैन B. ठीक है, A की उम्र जो है वो बड़ी है B से. सो दिस टेल्स मी दैट A इज ओल्डर दैन B. These are the 3 statements that are given to me. And what is my question? My question is A, B, C and D. Who among A, B, C, D is the youngest? ठीक है, सो A, B, C और D इनमें से जो है सबसे छोटा कौन है, हु इज़ द यंगेस्ट. अब हमें इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है और देखना है विच इज़ सफिशिएंट. ठीक है, ओके,
तो अब आप ये बताओ, किसी ने सिर्फ आपको स्टेटमेंट 1 दी हुई है, स्टेटमेंट 1 दी हुई है, तो क्या आप बता सकते हो कि सबसे छोटा कौन है? मुझे ये पता है कि सबसे बड़ा डी होगा, फिर सी है, और ए और बी में से कोई भी छोटा हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है एज में, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट इनफ, सो स्टेटमेंट 1 अलोन इज़ नॉट इनफ, ठीक है। और बाकी कोई भी स्टेटमेंट इन्होंने अलोन चेक ही नहीं की है, राइट। ऑप्शंस में देखें तो देर इज़ नो ऑप्शन कि S2 अलोन इज सफिशिएंट, तो आई डोंट इवन नीड टू चेक दीज टू अलग अलग से, ठीक है। अब बाकी मेरे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं कि S1 एंड S2 को साथ में चेक कर लो, और दूसरा क्या बोल रहा है S2 एंड S3 को साथ में चेक कर लो, और तीसरा क्या बोल रहा है S1 एंड S3 इनको साथ में चेक कर लो। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस हैं जो मुझे चेक करने हैं। तो हम हर एक कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे या नहीं, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन? S1 एंड S2, ठीक है। सो समवन हैज़ गिवन यू दिस स्टेटमेंट, ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज D इज़ द ओल्डेस्ट। सो पहली स्टेटमेंट में मुझे ऑलरेडी पता था कि जो D है वो सबसे बड़ा है, राइट। सो ये वाली इंफॉर्मेशन ने कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। सो इवन आफ्टर आई कंबाइन S1 एंड S2 आई कैन नॉट से फॉर श्योर हु इज़ द यंगेस्ट। मेरी जो मिस्ट्री है कि A और B में से कौन सबसे छोटा है, that still remains, right? So even if I combine S1 and S2 I cannot answer this question, ठीक है। चलो अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? S2 एंड S3, ठीक है। सो S2 एंड S3, S2 के हिसाब से क्या बोला है कि D इज द ओल्डेस्ट, एंड S3 ऑल्सो सेज कि A इज ओल्डर देन B, ठीक है। अब D इज द ओल्डेस्ट, सो D सबसे बड़ा है, राइट। सो अब लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि C का क्या रिलेशनशिप है, राइट। सो ये 2 स्टेटमेंट्स का यूज़ किया है हमने। अब हो सकता है कि C यहाँ पे हो, या हो सकता है C यहाँ पे हो, राइट। तो वी डोंट नो व्हाट इज़ द पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ इंडिविजुअल C, राइट। तो मैं ये दोनों स्टेटमेंट्स को क्लब करके भी आंसर नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। सो दिस कॉम्बिनेशन विल ऑल्सो नॉट वर्क। अब बाकी दूसरा ऑप्शन क्या है? S1 एंड S3 टुगेदर। तो अब S1 जो है उसके हिसाब से D बड़ा है, फिर C, और फिर A और B, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 क्या बोलती है? A इज ओल्डर देन B, A बड़ा है B से। तो ये हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि A बड़ा है B से। ये स्टेटमेंट 3 का यूज़ करके पता चल गया। और बाकी ये वाली स्टेटमेंट तो मुझे स्टेटमेंट 1 ने दे ही दी थी, दैट दिस इज द सिचुएशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस हु इज़ द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा उम्र में B है, राइट। सो जब मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन किया, देन आई वाज एबल टू आंसर प्रॉपरली हु इज़ द यंगेस्ट। सो अगर मैं S1 और S3 को साथ में कंबाइन करके आंसर दूंगी, देन आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ माई आंसर, ओके। Alright, so I hope this is clear, and we can move on to another problem. So let's do another one. So this was also asked in CSAT 2020. So quite a lot of questions are coming in the recent years from this particular topic. Okay, so let's see. Okay, so 2 statements S1 and S2 are given below with regards to 4 numbers P, Q, R and S followed by a question. So P, Q, R, S के बारे में कुछ statements दिए हुए हैं, और ये 4 जो है numbers हैं, ठीक है। And what are the statements? Statement is R is greater than P as well as Q. So R is greater than P and it is also greater than Q. और P और Q का आपस में क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट दैट R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q. वॉट इज द सेकेंड स्टेटमेंट? S इज नॉट द लार्जेस्ट. सो S जो है नॉट द लार्जेस्ट, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का जो है हमें आंसर करना है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? अमंग 4 नंबर्स P, Q, R, S विच वन इज द लार्जेस्ट? सो अगर सिर्फ आपको स्टेटमेंट 1 दी हुई है तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हो विच वन इज द लार्जेस्ट? सो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि R इज ग्रेटर देन P एज वेल एज Q, बट अब ये जो मेरे पास, अब मुझे ये पता है कि R जो है एक कंटेंडर हो सकता है,
टू बी द लार्जेस्ट, बट S जो है वो कहाँ फिट होता है? S वो ग्रेटर देन R है, या S इज ऑल्सो समवेयर लाइक दिस, या S इज द स्मॉलेस्ट, आई डोंट नो दैट, राइट? क्योंकि स्टेटमेंट 1 में S के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो स्टेटमेंट जो है S, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें S के बारे में बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता, सो आई कैन नॉट से which one is the largest। अभी मुझे पता है कि P और Q लार्जेस्ट नहीं है, बट R और S में से कोई भी एक हो सकता है, राइट? सो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन just by first statement। so first statement alone is not sufficient, ठीक है? अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है? S2 बोलती है कि S इज नॉट द लार्जेस्ट, S लार्जेस्ट नहीं है, तो लार्जेस्ट जो है या तो Q है, या तो R है, या तो फिर P है, ठीक है? इन तीनों में से कोई भी एक जो है लार्जेस्ट है, तो S तो नहीं है, ठीक है? बट ये तीन कंटेंडर तो हैं, राइट? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इसका यूज़ करके भी नहीं दे पाऊंगी, सो S2 अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, ठीक है? अब हम लोग इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, तो हमें इसके हिसाब से क्या पता है? P and Q they are like lesser than R, right? R is greater than P and Q, so largest जो है वो क्या क्या हो सकता है? या तो R हो सकता है, या तो फिर S हो सकता है, ठीक है? और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या बोलती है? S is not the largest, S सबसे बड़ा नहीं है, तो S फिर रेस से बाहर हो गया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंटेंडर बचा विच इज R, सो आई कैन से दैट R is the largest among P Q R S, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ क्लब करके समझूं, ठीक है? सो स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट अलोन दे आर नॉट सफिशिएंट, सो दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन, कि अगर इन दोनों को मैं एक साथ यूज करूं देन आई कैन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि इन चारों नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है? सो या, सो दिस वॉज एन ईजी वन, नॉट टू डिफिकल्ट। सो अभी हमें टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, अदरवाइज यू कैन क्विकली जस्ट लुक एट इट एंड से कि यार ये तो नॉट इनफ, दिस इज नॉट इनफ, क्लब करो, नॉट इनफ, ठीक है? सो बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू माइट फील कि ओके दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट इट्स नॉट एक्चुअली, ओके? So this is another question which was asked in CSAT 2020. Okay, so let's look at it. Two statements S1 and S2 are followed by a question. Okay, what is the first statement? N is a prime number. So N जो है एक prime number है, ठीक है? Okay. What is the second statement? N leaves a remainder of 1 when divided by 4. सो n जो है अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 जो है क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। सो 1 हमारा जो है रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है? अब व्हाट इज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 and 20 देन व्हाट इज n, ठीक है? सो n जो है अगर एक यूनिक नेचुरल नंबर है, यूनिक नेचुरल नंबर है बिटवीन 10 to 20, सो 10 से 20 के बीच में कोई भी एक नेचुरल नंबर जो है दैट इज n इज यूनिक, कोई एक सिंगल नंबर होगा बेसिकली, देन व्हाट इज n? सो मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? सो n की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, ये वाली जो नंबर्स हैं इसमें से मेरे n की वैल्यू है क्या, ठीक है? ये मेरा क्वेश्चन है, और आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये सब का यूज़ करके आपको फिगर आउट करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, ठीक है? चलो, सो हम लोग क्या करते हैं, सपोज अगर मुझे सिर्फ ये पता हो कि n इज़ अ प्राइम नंबर, देन कैन आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज़ दी n, व्हाट इज़ माई n? n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर का मतलब है कि एक ही नंबर है, 10 से 20 में से कोई एक ही नंबर है n, ठीक है? और वो n जो है प्राइम नंबर है, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आप बता पाओगे कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है? सो अब 10 से 20 के बीच में मेरे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो, सॉरी मेरे जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? सो 11 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट? एंड देन 13 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट? एंड देन 17 इज़ अ प्राइम नंबर, एंड देन 19 इज़ अ प्राइम नंबर। सो मेरे 4 प्राइम नंबर्स हैं, राइट? तो मैं तो बता ही नहीं पाऊंगी कि कौन सा नंबर मैं चूज़ करूँ, राइट?
So just by looking at first statement I cannot answer this question, so S1 alone is not enough. What is my second statement कि n leaves a remainder of 1 when divided by 4, कि अगर मेरा ये जो नंबर है इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर जो है वो क्या आता है 1, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि नंबर में से आप 1 अगर माइनस कर दो देन इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, राइट। सो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो जिसमें से अगर मैं 1 माइनस कर दूं देन दे आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं। सो 11 भी नहीं है, राइट, 12 भी नहीं है, 13 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये एक नंबर हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, दूसरा 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 ऐसा नंबर है, राइट। 17 में से 1 माइनस किया तो 16 एंड 16 इज डिविजिबल बाय 4। 18 भी नहीं है, देन 19 भी नहीं है, ठीक है। सो मेरे पास 2 नंबर्स आ गए, ठीक है। सो हमने अगर सिर्फ स्टेटमेंट 2 यूज़ की तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो इट इज़ 13 या तो इट इज़ 17, बट इन अ क्लियर कट मैनर आई कैन नॉट से कि ये 13 है या 17 है, राइट। सो स्टेटमेंट 2 अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इन दोनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करो, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करो। दोनों स्टेटमेंट्स को हमने अगर कंबाइन किया तो क्या है कि वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए एंड इट शुड लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो गए, ये 2 नंबर्स हो गए जो रेड और येलो दोनों कलर से हाईलाइटेड है, ठीक है। सो 13 और 17, अब यहाँ पे भी आई एम नॉट क्लियर, राइट। 13, 17 प्राइम भी है और दे लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, बट हम लोगों को ये नहीं पता कि वेदर इट इज़ 13 और इट इज़ 17। सो जब मैंने इन दोनों को क्लब भी कर दिया, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने एक साथ यूज़ किया है, तब भी मैं नहीं बता पा रही हूँ कि what is that unique value of n, right? So together also they are not sufficient to answer my question, ठीक है। So that is why this is my answer, ठीक है। So if I club them together, even then it is not enough for me, okay। So it could be either 13 or 17. So they should have given us some more information जिसके वजह से हम लोग जो है शायद बता पाते कि which number it is, ठीक है। So I hope this is clear. So simple logic based question होंगे, data sufficiency related question, ठीक है। अब उनको एनालाइज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बेसिक चीज़ें भी हो सकती हैं जैसे विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ लेस। अब इसमें ये जो टॉपिक हो गया ये नंबर सिस्टम का टॉपिक हो गया। सो मल्टीपल मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो कहीं पे भी आपसे डेटा सफिशिएंसी के अंदर पूछे जा सकते हैं, राइट। सो डेटा सफिशिएंसी की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसा नहीं है कि मतलब देयर इज़ अ सेट पैटर्न। आप ओवरऑल जो आपके मैथ के टॉपिक्स हैं, आपको बेसिक चीज़ें जो नंबर सिस्टम है या परसेंटेज है या थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी है, ये सब चीज़ें बेसिक लॉजिकल चीज़ें you should understand, then you will be able to attempt these questions, okay। So yeah, okay, so let's do another problem। Okay, so this was again asked in CSAT 2020। so 2020 के हमने कितने सारे questions देख लिए, 1 2 3 4, yeah, so 4 questions we've seen till now from data sufficiency part। so let's do another one, okay। so 2 statements S1 and S2 are given below with regard to 2 numbers followed by a question, ठीक है। तो numbers के बारे में हमें कुछ information दी हुई है। let's say those 2 numbers are x and y, ठीक है। ये 2 numbers हैं मेरे पास, okay। अब मुझे और क्या दिया हुआ है, S1 फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, देयर प्रोडक्ट इज 21। सो ये दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 21 है। x इंटू वाई, दिस इज नथिंग बट 21, ठीक है। व्हाट इज माई सेकेंड स्टेटमेंट, माई सेकेंड स्टेटमेंट इज देयर सम इज 10, ठीक है। सो बेसिकली x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ओके। सो क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 नंबर्स। सो ये जो 2 नंबर्स हैं x एंड y, ये क्या हैं, कैन आई टेल व्हाट आर दीज 2 नंबर्स बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो अगर किसी ने सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है कि देयर प्रोडक्ट इज 21, सो देन व्हाट आर दीज नंबर्स, ठीक है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, दिस कुड बी 3 7, दिस कुड बी 21 and 1, राइट। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस बेसिकली, सो यू कैन नॉट से फॉर श्योर
what are the numbers. So statement 1 alone is not enough, right? क्योंकि आपके नंबर ये भी हो सकते हैं, आपके नंबर ये भी हो सकते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है, right? Similarly, if someone gives you that the sum of the numbers is 10, then can you say what are these numbers? So no. So x की वैल्यू मान लो 2 है और y की वैल्यू 8 है, so इसका सम भी 10 है. But what if the numbers are 3 and 7, right? Even then this is like the sum is 10, but we are not sure कि मैं ये पिक करूँ या ये पिक करूँ, right? So statement 2 alone is also not enough for me to answer this question, right? So that is fine. अब क्या है, अब मुझे दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैंने क्लब किया, इन दोनों को अगर कंबाइन किया, then can I say what exactly are the numbers x and y? So let's do that. So उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है दो इक्वेशंस दिए हुए हैं हमें, ठीक है, x प्लस वाई एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 21. अब हमें सिंपली क्या है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है. सो नाउ इट बिकम्स अ सिंपल मैथ प्रॉब्लम. सो x जो है दैट इज इक्वल्स टू, आई कैन से x इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई y, राइट? और फिर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूँ, राइट? तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 डिवाइडेड बाई y प्लस y equals to 10, right? So this is nothing but 21 plus, अगर मैं LCM ले लूँ, y squared and divided by y, उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, so that is nothing but 10y, right? तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसको मुझे सॉल्व करना है. So what is my equation? y square minus 10y प्लस 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसको आप कैसे सॉल्व करते हो? सो आपका जो भी नंबर है विद y, जो y, सो जो ये नंबर है y, ठीक है, इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है, इसको आपको ऐसे तोड़ना है ताकि इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आए, जिस तरीके से आप ब्रेक करोगे, दैट मल्टीप्लिकेशन इज 21, ठीक है. सो मुझे -10 को ब्रेक करना है इस तरीके से, सो दैट जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 21 आए. सो आई कैन राइट -7 एंड -3, राइट? क्योंकि अब मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँगी देन प्रोडक्ट इज 21. सो व्हाट कैन आई से, दिस इज y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y प्लस 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है. अब सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ से आई कैन टेक y कॉमन, y माइनस 7, या यहाँ से आई कैन टेक 3 कॉमन, -3 कॉमन, सो दिस इज y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है. सो अब मेरी ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे भी y माइनस 7 है, यहाँ पे भी y माइनस 7 है, आई कैन टेक एवरीथिंग कॉमन अगेन, राइट? सो जब मैंने सब कुछ कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल हैव ओके, सो आई विल हैव y माइनस 7 आई हैव टेकन कॉमन, एंड फिर यहाँ पे क्या बच गया, y माइनस 3, राइट? एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट? अगर इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर होना है तो या तो y की वैल्यू 7 हो या तो y की वैल्यू 3 हो, राइट? सो सपोज, सो y कुड बी आइदर 7 और 3, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट, इफ y इज दिस या दिस, देन x वुड बी नथिंग बट 21 डिवाइडेड बाई y. सो या तो 3 होगी या तो 7 होगी, राइट? सो मुझे क्लियर कट पता है कि मेरे दो नंबर्स जो हैं वो क्या हैं. मेरे नंबर्स हैं 3 एंड 7, राइट? सो अगर मुझे ये दोनों स्टेटमेंट्स पता हैं, देन आई कैन से व्हाट एग्जैक्टली आर दीज टू नंबर्स विच आर 3 एंड 7, ठीक है. सो ये तो हो गया कि ठीक है, हमने पूरा सॉल्व करके देख लिया. बट जब आप क्विकली एग्जाम में कर रहे हो, जब आपको पता है एक्स वाई इक्वल्स टू 21 एंड एक्स प्लस वाई इज 10, सो यूजुअली क्या है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, देन इट विल हैव अ सोल्यूशन. इसका एक सोल्यूशन होगा, मतलब कोई एक एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो इसको सॉल्व करती होगी. सो आपको इतना लंबा जाने की भी ज़रूरत नहीं है. जब आप क्लियरली देख सकते हो दैट इट इज़ 7, 3 एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई ऑल्सो, ठीक है. सो क्विकली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस. So the way we are explaining it right now, we are just finishing everything ताकि आपको ये process भी समझ में आए कि ऐसा exactly क्यों है in an elaborate manner. But in your exam you can quickly see कि दो equation, दो variable, ठीक है, you will be able to solve them इस तरीके से, ठीक है. And here तो you can also see कि 3 into 3, 7 इसका जब आप फैक्टराइज करोगे एंड 3 and 7 का सम जो है 10 है, तो आप एग्जैक्टली बता रहे हो कि व्हाट आर द नंबर्स, ठीक है. ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम.
सो कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स एंड अ क्वेश्चन. सो 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक क्वेश्चन है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज Priya is 4 ranks below Seema and is 31st from the bottom. ठीक है. So there is someone called Priya who is below Seema. तो Seema ऊपर है. ठीक है. So Priya is 4 ranks below Seema. Okay. And is 31st from the bottom. So Priya is 4 ranks below Seema and is 31st from the bottom. So ये प्रिया के बारे में बात हो रही है. So प्रिया की 31st रैंक है नीचे से, from the bottom. So अगर bottom से रैंकिंग शुरू हो रही है 1 2 3 31st इस तरीके से, then प्रिया की रैंक है 31st. ठीक है. और मुझे क्या पता है कि सीमा जो है सो प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो हर. सो अगर बॉटम से मैं इसकी रैंक देखूँ तो क्या होगा? 32nd, 33rd, 34 एंड देन 35. सो 4 रैंक्स जो है नीचे हैं. ठीक है. ओके. सो सीमा की रैंक हो गई 35th एंड प्रिया की रैंक हो गई 31st. दिस इज द स्टेटमेंट 1. ठीक है. स्टेटमेंट 2 क्या बोलती है? ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा. ठीक है. सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलती है? ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा. सो देर इज समवन कॉल्ड ईना एंड देर इज समवन कॉल्ड सीमा. ठीक है. एंड ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा एंड ईना की जो रैंक है वो क्या है? 37th है ईना की रैंक. ठीक है. बॉटम से. और सीमा 2 रैंक्स नीचे है इससे, या फिर कह लो कि ईना 2 रैंक ऊपर है. तो सीमा की रैंक क्या हो गई कि इसके नीचे वाली रैंक 36, इसके पहले वाली रैंक 35th. राइट. ओके. सो व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स? सो अगर आपकी क्लास में सिर्फ 40 बच्चे हैं तो सीमा की हमें रैंक बतानी है. ठीक है. सो यूजिंग दीज 2 स्टेटमेंट्स. ठीक है. सो अब अगर 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास 40 बच्चे हैं लेट्स से, ठीक है, तो जिसकी रैंक 40th होगी उसकी एक्चुअल में रैंक टॉप से क्या होगी? फर्स्ट. राइट. जिसकी रैंक 39th है उसकी रैंक क्या होगी? सेकेंड. 30 इसी तरीके से. सो बेसिकली आपका जो टोटल सम है इन दोनों का, अगर आप मान लो आप सम करो तो 41 आ रहा है. ठीक है. सो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि 41 आ जाए? आई विल ऐड 6. राइट. सो सीमा की रैंक क्या हो गई? 6th. राइट. सो दैट इज 1. अब सिमिलरली अब ये सिचुएशन भी एग्जैक्टली सेम है. सो यहाँ पे भी सीमा की जो रैंक है नीचे से कितनी है? 30. नीचे से 35th है तो ऊपर से कितनी होगी? 6th रैंक. राइट. क्योंकि पहले 5 लोग होंगे, फिर सीमा विल बी द 6th वन. ठीक है. सो सीमा की रैंक फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 6th अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. सो पहली स्टेटमेंट अगर मैं यूज़ करूँ तो भी मैं बता पा रही हूँ कि सीमा की रैंक क्या है? 6th है. ठीक है. सो स्टेटमेंट 1 भी इनफ है आंसर करने के लिए. अब स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या बोल रही है? उसके हिसाब से भी मेरी जो रैंक है सीमा की वो 6th है. सो या तो मैं स्टेटमेंट 1 भी यूज़ कर लूँ तो भी मेरा आंसर आ सकता है, या मैं स्टेटमेंट 2 भी यूज़ कर लूँ तो भी मेरा आंसर आ सकता है. ठीक है. सो आइदर statement 1 alone or statement 2 alone is sufficient to answer the question. So दोनों statement से मैं कोई भी एक statement का use कर सकती हूँ to answer this question, क्योंकि using both these statements I am getting that my rank is 6th from the top. ठीक है. So that is why you can quickly do this कि या तो आप statement 1 का use कर लो या तो statement 2 का use कर लो, दोनों will give you the same rank which is 6th. ठीक है. So सीमा is 6th rank from the top. ठीक है. So I hope this is clear and let's pick another question. Okay. All right. So this question was again asked in CSAT 2021. Okay. So consider 2 statements and a question. 2 statements are, first statement is the last day of the month is Wednesday. So month का जो last day है वो Wednesday है. ठीक है. So last day is Wednesday. ठीक है. ओके.
So this is my first statement. What is my second statement? The third Saturday of the month was the 17th day. ठीक है, so जो 17th day था, महीने का 17th day, 1 2 3 करके 17th day था, that was a Saturday. And that was a Saturday and it was the third Saturday, तीसरा Saturday था. So ये थोड़ी सी और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है? विच डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ. सो जैसे ये 17th दिया हुआ है कि सैटरडे था, ऐसे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो 14th डे था महीने का, ये कौन सा डे था, विच डे वॉज इट. ठीक है, सो दिस इज माई क्वेश्चन. ठीक है, अब मुझे स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली एनालाइज करने और पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इज इनफ फॉर मी टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके. सो अब देखो, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेंसडे. दिस डज नॉट टेल मी कि मेरा जो महीना है, आखिरी जो दिन है वो कौन सा है. जैसे यहाँ पे 17th डे जो है सैटरडे है. सो अब ये लास्ट डे हो सकता है कि दिस कुड हैव बीन द 30th डे, कि अगर एक महीने में 30 डेज हैं तो ये 30th डे हो सकता है. दिस कुड हैव बीन द 31st डे, राइट, क्योंकि जिस मंथ में 31 दिन है. बट महीने में अगर आपका मंथ फेब्रुअरी का है तो 29 डेज भी हो सकते हैं और 28 डेज भी हो सकते हैं. सो 29 एंड 28. सो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं मेरे पास. सो जब मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि ये लास्ट डे कौन सा है, तो मैं बैक वापस जाके कौन सा 14th डे होगा एग्जैक्टली वो नहीं बता पाऊंगी. इफ़ समवन टेल्स मी कि 30th डे इज़ वेंसडे, देन आई कैन टेल यू व्हाट इज़ द 14th डे. डे क्या है 14th को, या फिर कोई भी एक नंबर स्पेसिफाई करके पूछा जाए, या तो फिर बोलें कि दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर, ताकि मेरे को पता चले कि वो मंथ में एग्जैक्टली कितने डेज हैं. बट अभी के हिसाब से आई विल नॉट बी एबल टू टेल बिकॉज आई हैव 4 पॉसिबिलिटीज़, राइट. सो स्टेटमेंट 1 का सिर्फ यूज़ करके मैं नहीं बता पाऊंगी कि मेरा आंसर जो है विच डे इज़ द 14th. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ not sufficient to answer this question. Second statement says 17th day is Saturday. तो अब 14th day क्या है? ठीक है, सो अब देखो 14th, 15th, 16th and 17th. 17th day is Saturday. So this is Saturday. Saturday के पहले क्या आएगा? Friday, उसके पहले Thursday, right, और उसके पहले Wednesday, right. तो अगर किसी ने बोला है कि 17th day is Saturday, then I am clearly able to tell what is the 14th day. 14th day is nothing but Wednesday, right. So statement 2 alone is sufficient for me to answer this question. Statement 2 का यूज़ करके मैं clearly बता पा रही हूँ कि 14th is a Wednesday. ठीक है, so this is the kind of questions that you will be looking at. So there is one more variety. So generally उसको हम data sufficiency का part नहीं बोलेंगे, but you can see कि यहाँ पे there is an option which says given data is not sufficient to determine. So that is why I have picked up this also. This was asked in CSAT 2015. Let's quickly look at this also. So if A runs less fast than B, A B से थोड़ा कम फास्ट दौड़ता है. ठीक है, सो A runs less fast than B. ठीक है, इस तरीके से अगर हम मान ले. B runs as fast but not faster than C. B और C जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम स्पीड पे रन कर रहे हैं. B runs as fast as C, मतलब सेम लेवल पे वो रन कर रहे हैं, एंड B इज़ नॉट रनिंग फास्टर देन C. C से ज़्यादा फास्ट नहीं रन कर रहे. इसका मतलब है B और C सेम स्पीड से रन कर रहे हैं. ठीक है, देन एज कंपेयर्ड टू A. अब A से कंपेयर करना है, A से कंपेयर करना है C को. A और C को मुझे कंपेयर करना है और बताना है who, so like compared to A, C runs slower या faster या same speed या given data is not sufficient. So I can clearly see that this is the relationship that they have. So C runs faster than A. So clearly मैं इसको आंसर दे पा रही हूँ. बट अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन होता जहाँ पे हमारे पास एक क्लियर कट आंसर नहीं हो पाता, then we would have chosen that given data is not sufficient to determine. ठीक है, so but here it was. So that is why I've just picked up कि they might ask you questions in this manner as well. So
जो हमारा typical format है कि is this sufficient, is this not, so they can deviate from that as well and can ask you questions like these. Okay, so yeah, okay, all right, so these are the questions that we've done, and I hope you were able to understand this topic. And in the next lecture we will also look at another problems from the same topic, which is data sufficiency. So 21 and 22 के और भी सारे questions जो आए हैं, we will look at that. So I hope you enjoyed it, and I'll see you in the next lecture. Till then, take care and have a good day. Thank you so much.